हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग पे 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड से आप पहले से वाकिफ़ होंगे, आपने बचपन में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ा होगा। तो क्या होता था कि फॉर्मल में होता था कि आप प्रिंसिपल को या फिर ऐसे किसी इंसान को लिखते थे, एडिटर को, जिससे आपका कुछ ऑफिशियल रिलेशनशिप है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ काम की बात हो रही है। वहीं इनफॉर्मल लेटर आप उसको लिखते थे जिससे आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है। तो वही हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के टाइम पे, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है कि किसको क्या जॉब असाइन होनी है, किसकी कितनी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अथॉरिटी कितनी है, सुपीरियर कौन, सबऑर्डिनेट कौन। तो ये जो एक्टिविटीज़ और ड्यूटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये क्लियरली डिफाइंड होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर में। बस इसी स्ट्रक्चर को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मैनेजर्स इंटेंशनली क्रिएट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो चलिए अब इसको देखते हैं। As a result of organizing process, a formal organizational structure is created to achieve systematic working. Systematic working हो इसलिए formal organizational structure बनाया जाता है organizing process के बाद। This structure is created intentionally by the managers. Manager इस structure को intentionally create करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। चलिए अब फीचर, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं। तो फीचर देखते हैं। फर्स्ट फीचर है क्रिएटेड इंटेंशनली। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली थी। पर्पस इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्यों क्रिएट होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए, सिस्टमैटिक वर्किंग हो पाए। ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी। हर इंडिविजुअल को जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक फिक्स्ड अथॉरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस भी दिया जाता है। क्रिएशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशंस। अब जब आप अथॉरिटी देंगे तो अथॉरिटी के साथ सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। जिसको ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी वो सुपीरियर, जिसको कम अथॉरिटी मिलेगी वो सबऑर्डिनेट, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप हो जाता है। क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन में हमने पढ़ा था कि जब भी कम्युनिकेशन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ऑर्डर में होगा कि ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, ए से सी पे नहीं जा सकता। तो स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे लेवल वाइज लेवल कम्युनिकेशन होता है। कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर लेता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। ये फीचर है। चलिए अब इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स देखते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इज सिस्टमैटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो बनाया ही सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए जाता है। यहाँ पर सबको अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ ठीक तरीके से पता होती हैं और सारा काम बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में होता है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सब काम सिस्टमैटिक वे में होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो ही जाएगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जब सबको अपनी जॉब्स ठीक से पता होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ठीक से पता होंगी, तो फिर ड्यूप्लिकेशन ऑफ वर्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और फिर इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में काम होता है। सबको अपनी जॉब्स पता होती हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं।
क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड का मतलब है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पता होती है, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनने से होता क्या है कि किसको किसे रिपोर्ट करना है और किसको किससे कमांड लेना है, ये सबके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियरली सबको पता होता है कि भाई किससे कमांड लेना है और किसको ऑर्डर देना है। तो इससे फिर क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, यानी कि किससे कमांड लेना है और किसको ऑर्डर देना है, ये वाली जो चेन है ये सबको क्लियरली पता होती है। देन मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। सोशल नीड्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। यहाँ पर सिर्फ काम ही जो होता है वो फोरमोस्ट मोटिव होता है, एम्प्लॉयज़ की जो सोशल नीड्स है उनको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन कैसे होगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर स्केलर चेन बनती है, स्केलर चेन ऑफ कमांड, कि ए बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को, सी डी को। तो इससे क्या होता है कि भाई एक्शन लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, डिले हो जाता है कि यहाँ तक सबसे पहले टॉप लेवल तक बात पहुँचानी पड़ेगी, फिर वहाँ से कमांड आएगी, तो इस तरीके से एक्शन बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। देन इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इग्नोर करता है। इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क पे होता है। लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वो तो बिना एक दूसरे से इंटरैक्ट करे रह ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि ये सोशल नीड्स को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, जो कि इसका एक काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देता है, सोशल नीड्स पे नहीं, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स पे ध्यान इतना नहीं देता है ये। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। चलिए अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए क्रिएट करते हैं। आप जानते हैं ह्यूमंस तो बिना फ्रेंड्स के, फैमिली के, इंटरेक्शंस के रह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पर ह्यूमंस या फिर एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, वहाँ पर भी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने बाकी लोगों के साथ जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बस ऐसे ही बन जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो नेटवर्क होता है सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स का, वही ऑर्गेनाइजेशन का इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। दिस स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड द मेन पर्पज इज गेटिंग अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कोई इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता है, ये बस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके दोस्त तो बन ही जाते हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके स्कूल में दोस्त नहीं बन जाते हैं? क्या आप वो जानबूझकर बनाते हैं? ऐसा नहीं होता, वो अपने आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में और लोगों के बीच में, ह्यूमन रिसोर्स के बीच में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब इसके फीचर, डीमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, इंटेंशनली आप इसको क्रिएट नहीं करते हैं। इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू वर्किंग टुगेदर। तो क्या होता है कि भाई एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है। देन फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज़ फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ खुद इसको फॉर्म करते हैं फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मैनेजर्स नहीं बनाते हैं इसको। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेजर्स क्रिएट करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, उसकी तरह नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एम्प्लॉयज़ खुद क्रिएट कर लेते हैं अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। देन डजंट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ फॉर कम्युनिकेशन। कोई स्केलर चेन वगैरह जैसी कोई बात यहाँ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ए को सी से बात करनी है तो बी से होकर ही बात करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कम्युनिकेशन का। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। अब भाई कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कम्युनिकेशन का, तो बात कहाँ से आई है, क्या इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये पता ही नहीं चलता। किसने बताया, ये कुछ पता नहीं चलता। देन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। जब फॉर्मल स्ट्रक्चर ही क्रिएट नहीं होगा
तो फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स पहले फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है। अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इनफॉर्मल भी नहीं होगा, इसलिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर पे काफ़ी हद तक डिपेंड होता है। तो चलिए अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। पहला एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फास्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि कोई स्केलर चेन परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप चलें, किसी से भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है। फुलफिल सोशल नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए ही तो बनाया जाता है, तो इसलिए सोशल नीड्स इसमें फुलफिल होती हैं। करेक्ट फीडबैक आता है। दरअसल होता क्या है कि भाई जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई मैनेजर है, सुपीरियर है, फीडबैक दें या नहीं दें, ठीक से बताएं या नहीं बताएं, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। वहीं अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि बिल्कुल दोस्ती यारी जैसी बात है तो फिर आराम से बता देते हैं कि भाई ये बात हमें अच्छी नहीं लगी या फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट और ट्रू फीडबैक आता है। डिसएडवांटेजेस, स्प्रेड रूमर्स स्प्रेड होती हैं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो होता नहीं है, तो कोई भी कुछ भी कह दे, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए रूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। नो सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है क्योंकि कोई भी एक फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता है उस स्ट्रक्चर में। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट कैसे आ सकते हैं कि भाई एक मैनेजर को अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो तो फिर एक बार वो कमांड दे दे और फिर एम्प्लॉय को वो चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल दोस्ती यारी जैसी बात हो जाती है, और फिर क्या होता है कि अगर इनकेस एम्प्लॉयज़ अगर मैनेजर को अपोज कर दें तो फिर मैनेजर कैसे अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो जब इंडिविजुअल नीड्स पे इतना ज़्यादा फोकस देंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कैसे होगा? तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, यही हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए अब इसका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क क्या होता है। तो आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बिल्कुल एक बेस का कॉलम बनाएंगे, एक फॉर्मल का कॉलम बनाएंगे और एक इनफॉर्मल का कॉलम बनाएंगे। बोर्ड पर ऑफ कोर्स हमारे पास इतनी जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर सिर्फ बेसिस लिखे हुए हैं, और मैं वर्बली आपको समझाऊंगी कि इन बेसिस पे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो होता है वो इंटेंशनली होता है, वो जानबूझकर बनाया जाता है सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए, और वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। पर्पस इज, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पर्पस होता है सिस्टमैटिक वर्किंग और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो पर्पस होता है वो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स या फिर सेटिस्फैक्शन। देन behavior of members is controlled by managers in formal organization, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता, सब अपने बिहेवियर को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते हैं। फोर्थ इज स्ट्रक्चर कैसा होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, कि बिल्कुल एक हर चीज़ क्लियरली डिफाइन होती है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, कम्युनिकेशन जो होता है वो स्केलर चेन से होता है, और सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और वहीं पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड हो, कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, किसी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, ये सब कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है। देन कम्युनिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होता है, स्केलर चेन से होता है, और वहीं इनफॉर्मल में कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इस डायग्राम से इस बात को समझते हैं कि ये जनरल मैनेजर है जो कि हेड है, फिर है प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड देन परचेज मैनेजर, और इनके नीचे हैं प्रोडक्शन ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर और परचेज ऑफिसर।
तो जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है कि जनरल मैनेजर कम्युनिकेट करेगा प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर से। उसके बाद ये लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स से कम्युनिकेट करेंगे। वहीं जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो आपको ये जो ब्लू लाइंस दिखाई दे रही हैं इसमें समझ आएगा कि कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन ऑफिसर से ही कम्युनिकेट करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स ऑफिसर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, सेल्स मैनेजर परचेज ऑफिसर से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। कोई एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है इनफॉर्मल में। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लीडरशिप डिफाइन होती है जिसके पास जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी वो लीडर होगा, और जिसके पास जितनी कम अथॉरिटी होगी उसको उसकी कमांड लेनी पड़ेगी। और वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई भी लीडर बन सकता है, अथॉरिटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। देन स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो लोगों के दिमाग के ऊपर है, उनके मन के ऊपर है। जब अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं रखनी अब दोस्ती या फिर मुझे नहीं करनी बात, तो फिर वो नहीं करेंगे, उनकी विश और विल के ऊपर है। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी होती है। वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सा इन्वायरमेंट होता है। इंटरडिपेंडेंस क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इनफॉर्मल के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है तब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है, वो अकेले भी काम कर सकता है। लेकिन अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है तो इनफॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बनेगा ही कैसे? जब भाई लोग साथ में काम ही नहीं करेंगे तो फिर इंटरेक्शन ही किस बात का? तो क्या है कि इंटरडिपेंडेंस में ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगा। देन फ्लो ऑफ अथॉरिटी कैसा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अथॉरिटी टॉप से लोअर पे आती है, कि भाई टॉप के पास सबसे ज़्यादा होती है और फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में किसी के पास भी कैसी भी कितनी भी अथॉरिटी हो सकती है। तो बस इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। आज हमने स्टडी किया फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिटेल में। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट ज़रूर बनाते चलें, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।